तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने अकाउंट्स का जो चैप्टर नंबर 2 है ये स्टार्ट कर दिया है, और इसका जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने आपको ये लेसन का इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद इसके फीचर्स भी बताए थे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो अगर आप लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इसको देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो पहला तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा क्या होता है आपका स्टेटमेंट होता है, जिसका नाम क्या है बैलेंस शीट, राइट। तो यही तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है, कि ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो कुछ भी बताने वाली हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इसीलिए क्या करना है, बस ध्यान से आप लोग सुनते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। और चाहो तो टेक्स्ट बुक अपने सामने रख सकते हो, राइट, आपके ऊपर है, रखना है तो रखो, नहीं तो फिर बाद में देख लेना, पहले आप इधर पढ़ लो, उसके बाद से टेक्स्ट बुक में देख लेना, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं इसमें, एक तो पहला ये होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा यहाँ पे एक स्टेटमेंट होता है जिसका नाम क्या है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आप लोग जानते ही हैं, पिछले चैप्टर में ऑलरेडी बैलेंस शीट तो हमने बनाया ही था, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। तो देखो बच्चों अभी इसमें होगा क्या, ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस किस तरीके से दिए रहेंगे, तो आपको क्वेश्चन ना मतलब आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, जिसकी मदद से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना रहेगा, ठीक है। जैसे हमने पार्टनरशिप फॉर्म में देखा था, उसमें क्या हो रहा था, वहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया रहता था, जिसकी मदद से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, राइट। सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, जिसकी मदद से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो जानेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में कि ये होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए समझते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब एक बात बताऊँ आपको, ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, ये एक तरीके का रियल अकाउंट होता है। कैसा, रियल अकाउंट। अच्छा, रियल अकाउंट का नेचर आपको पता है ना, आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, भूल गए तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट मतलब कम्स इन, डेबिट यानी क्या, कम्स इन, एंड क्रेडिट मतलब गोज आउट। तो अगर आपके पास पैसा आ रहा है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो उसे आप क्या करोगे, डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, और अगर आपके पास से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो फिर आप उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। तो ये रूल होता है किसका, रियल अकाउंट का। अब क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, यानी हम इसमें भी क्या करेंगे, तो डेबिट साइड में हम लोग के पास अगर पैसा आया ना, तो उसे हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जब हमारे पास से पैसा जाएगा तो उसे हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो कैसा रहेगा, देखो इस प्रकार से ये दिया रहता है। तो मैं आप लोग को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बता रही थी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉपरली टेबल बना लिया है, यहाँ पे है डेबिट, इधर क्या है क्रेडिट, और इधर है रिसिप्ट्स, इधर क्या है आपका पेमेंट है, ठीक है। अभी रिसिप्ट में कौन कौन सी चीजें होती हैं और पेमेंट में कौन कौन सी चीजें होती है, इनको हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो देखो बच्चों, जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के पास जब भी पैसा आता है तो उसे रिकॉर्ड किया जाता है, रिसिप्ट साइड में लिखा जाता है उसको, ठीक है। कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट साइड में। और जब भी पैसा जाता है तो फिर उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, तो पेमेंट साइड में। देखो यहाँ पे वही लिखा है ना, डेबिट मतलब कम्स इन, तो पैसा आया तो कहाँ पे जाएगा, डेबिट, डेबिट यानी क्या, रिसिप्ट साइड में जाएगा। पैसा आया तो रिसिप्ट, और पैसा गया तो क्रेडिट, क्रेडिट मतलब गोज आउट, पैसा जा रहा है ना, जा रहा है तो क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि पेमेंट में, ओके। तो पैसा आया तो रिसिप्ट में, ओके, और जब पैसा गया तो पेमेंट में, राइट। इतना बात आप लोग को समझ में आया। अब चलिए आपको कुछ और चीजें बताती हूँ। तो देखो बच्चों, ये जो रिसिप्ट्स होते हैं ना, इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, पहला तो कैपिटल रिसिप्ट्स और दूसरा रेवेन्यू रिसिप्ट। देखो यहाँ पे लिखा है ना मैंने, कैपिटल रिसिप्ट्स, और दूसरा क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, ओके।
अब ये कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट होते क्या है, तो देखो बहुत ही सीधा सा और सिंपल सा है, एकदम आसान। इसको हम लोग बोल सकते हैं इरेगुलर और इसको हम लोग बोल सकते हैं रेगुलर। अब ये इरेगुलर और रेगुलर मतलब क्या है, तो देखो कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या, जैसे कि वो इनकम ओके जो आपको इरेगुलर बेसिस पे होती है, मतलब वो रेगुलर नहीं है, जैसे आपको वो हमेशा पैसा नहीं मिलने वाला, वो कभी कभार ही मिल जाता है, ठीक है, वो कैसा होता है, इरेगुलर इन नेचर। तो ऐसे रिसिप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइफ मेंबरशिप फीस। अच्छा लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, सबसे पहले तो इसका मतलब बताओ। तो देखो जैसे कोई एनपीओ है, ठीक है, अब आपको उसका ना आजीवन सदस्य बनना है। कैसा आजीवन, जीवन भर के लिए आपको सदस्य बनना है, ओके। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक अमाउंट रहता है फिक्स्ड अमाउंट, वो अमाउंट हम क्या करेंगे, उनको देंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। वो अमाउंट देने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग क्या बन जाते हैं, आजीवन सदस्य बन जाते हैं, जीवन भर के लिए सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। तो वो जो अमाउंट हमने दिया वो क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, और ये हम एक ही बार देंगे। एक बार सदस्य बन गए तो क्या बार बार आप सदस्य बनोगे, नहीं, एक बार बन गए ना जीवन भर के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हम एक ही बार देंगे, राइट। ये कैसा है, इरेगुलर, ओके, हर साल नहीं मिलने वाला आपको, या फिर हर महीने नहीं मिलने वाला, ओके। तो ये आपका किस में आता है, कैपिटल रिसिप्ट में आता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिख करके रखा हुआ है, जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको डोनेशन रिसीव्ड हुआ है फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए, समझे कि नहीं, बिल्डिंग बनाने के लिए, ये एक स्पेशल पर्पस के लिए है। तो वो भी किस में आता है, कैपिटल रिसिप्ट में ही आता है, क्योंकि ये भी क्या है, इरेगुलर इन नेचर, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको कैपिटल रिसिप्ट क्लियर हो गया होगा। बस ऐसे याद रखो ना, इरेगुलर, कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या, जो रेगुलर होता ही नहीं है, और इसके अपोजिट रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या, जो रेगुलर बेसिस पे होता है। जैसे कि आपके पास कोई हॉल है, मतलब आपके एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई हॉल है, जैसे हमने क्या किया, रेंट पे दे दिया। अब रेंट पे दिया है तो आपको हर महीने भाड़ा मिलेगा, है ना, हर महीने मिलेगा। तो ये कैसा नेचर है, इसका नेचर बताइए कैसा है, रेगुलर है ना, रेगुलर आपको वो इनकम हो रही है, तो वो किस में आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा है, यस, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये साल हमको इंटरेस्ट मिला दूसरे साल में नहीं मिलेगा, ऐसा तो होगा नहीं, आपको रेगुलर मिलते रहेगा। तो वो भी किस में आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। तो याद रहेगा ना, आपको भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। कैपिटल रिसिप्ट यानी क्या होता है, इरेगुलर इन नेचर, और रेवेन्यू रिसिप्ट यानी क्या होता है, रेगुलर इन नेचर, जो आपको रेगुलर बेसिस पे इनकम आते रहती है, ठीक है। अब आपको इसमें एक और चीज बताती हूँ, ये जो आपके कैपिटल रिसिप्ट होते हैं ना, वो कहाँ पर जाते हैं पता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, ओके, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। और ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं ना, ये कहाँ पे जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड, ओके, क्योंकि ये आपका इनकम है ना, रेगुलर इनकम है। और जो इरेगुलर होता है ना, सुनो, जो इरेगुलर होता है, जो कभी कभार ही आपको मिलता है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि डोनेशन हमने दिया फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो पैसे का यूज किस लिए करना पड़ेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज आपको करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो वो हो जाता है आपका लाइबिलिटी, ओके। मतलब एक बात तो आपको कंफर्म हो गई कि रिसिप्ट साइड में जो भी आइटम्स दिए रहेंगे उन्हें हम लोग दो ही जगह लेकर के जाएंगे, पहला तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड, ओके। रिसिप्ट कहाँ कहाँ पर जाते हैं बताइए, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड, ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी में क्या क्या जाता है, तो जो कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, लाइबिलिटी साइड में जाते हैं, और जो भी आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं यानी कि रेगुलर इन नेचर, वो कहाँ पे जाते हैं, तो वो जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड, ओके। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट की बात करते हैं। तो अगेन ये जो आपके पेमेंट है, ये भी दो टाइप्स के ही होते हैं, पहला तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब अगेन इरेगुलर, जो एक्सपेंडिचर ना रेगुलर नहीं होता है, ठीक है, जिसके लिए आप रोज रोज खर्चा नहीं करने वाले, जैसे कि परचेज ऑफ फर्नीचर, लैंड, मशीनरी एक्सेट्रा। आपने देखो, आपने क्या क्या फर्नीचर खरीदा, आज खरीदा, तो क्या अगले साल नहीं खरीदोगे, मतलब ये साल आपने फर्नीचर खरीदा तो अगले साल आप क्या करोगे, फर्नीचर बदल दोगे, दूसरा फर्नीचर खरीदोगे, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब जितने साल चलेगा आप उसको उतने साल तक चलाओगे, ठीक है। तो ये किस में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। मतलब एक बार खर्चा कर दिया ना, तो उसका फायदा हम लोग कई सालों तक उठा सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपने लैंड खरीदा,
ठीक है, तो उसका भी फायदा आप कई सालों तक लोगे। उसके बाद से मशीनरी खरीदी तो उसका भी आप यूज करोगे बहुत सालों तक, राइट। तो ये सभी आपके किस में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, इरेगुलर इन नेचर, मतलब रोज रोज हम लोग फर्नीचर नहीं खरीदेंगे, रोज रोज लैंड नहीं खरीदेंगे, है ना, रोज रोज होगा क्या, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीजें किस में आती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है। फिर इसके अपोजिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, जो आपके रेगुलर के खर्चे होते हैं, जैसे कि आपके इधर जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको सैलरी देना। अब आपको हर महीने सैलरी देना पड़ेगा, है ना, हर महीने दोगे ना, ऐसा तो नहीं कि इस साल दोगे अगले साल नहीं दोगे, ये महीने में दिया फिर दूसरे महीने में नहीं दिया, ऐसा तो होगा नहीं, राइट। तो ये सैलरी हो गया। फिर जाके रेंट, आपने कुछ मतलब हॉल वगैरह रेंट पे लिया है तो आपको रेंट भी रेगुलर बेसिस पे ही देना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप टैक्सेस पे कर रहे हो, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, ठीक है। मतलब जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो इरेगुलर बेसिस पे होते हैं, जो कभी कभार ही होते हैं, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई। अब देखो ये जो आपके जो पेमेंट्स होते हैं ना, ये कहाँ पे जाते हैं, तो एक तो बैलेंस शीट के असेट साइड और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड, ओके। अब एक्सपेंडिचर और असेट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, ये कहाँ पर जाते हैं, तो बैलेंस शीट के असेट साइड, क्योंकि ये आपका असेट हो जाएगा ना। सुनो तो सही, आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आपके लिए क्या होता है बताओ, पिछले चैप्टर में सीखा था ना, असेट होता है। मशीनरी खरीदा तो ये भी आपके लिए असेट ही होता है, समझे। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो सभी कहाँ पे जाते हैं, तो बैलेंस शीट के असेट साइड। और जो आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये रेगुलर बेसिस पे खर्चा होता ही रहता है, ठीक है। जैसे आपने स्टेशनरी परचेज की, टेलीफोन का जो बिल है वो पे किया, वो भी आपको हर महीने करना पड़ता है, राइट। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और ये सब कहाँ पर जाता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड, ओके। समझ में आया आपको, हाँ जी समझ गए। तो 4 टाइप्स हमने देखे, इस बात को आप ध्यान में रखना। पेमेंट साइड में जो भी आइटम्स होते हैं वो या तो असेट साइड में जाएंगे या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे। और जो भी रिसिप्ट्स आपके रहेंगे वो या तो लाइबिलिटी में या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ पर मैंने जो कुछ भी बताया आपको क्लियर हुआ रहेगा। अब इसके आगे मैं आपको क्या बताऊंगी, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट खत्म हो गया जी, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक चीजें लिख करके बताने वाली हूँ कि उन चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो, ओके। और फिर उसके बाद हम लोग फिर आगे चलते हैं और आगे आपको और कुछ भी बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये है आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट साइड में जो भी चीज़ें दी गई हैं उन सभी का हम लोग एक एक करके मतलब समझेंगे, और पेमेंट साइड में जो कुछ भी है इसका भी मतलब हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, रिसिप्ट की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, तो यहाँ से शुरुआत होती है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। अभी ये है क्या, तो ये है आपका ओपनिंग बैलेंस, ओके। फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में आपके पास कितना बैलेंस अवेलेबल है, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस। और रिसिप्ट की शुरुआत हमेशा यहीं से होती है, ओके। क्लियर है आपको। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, टू सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, जो एनपीओ के मेंबर्स होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, वो हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है जो उस एनपीओ को, वो ऑर्गेनाइजेशन को देना ही है, उनको हर साल वो पे करना ही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। अब देखो सब्सक्रिप्शन आपका प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। अब ये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ये सब है क्या, तो देखो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप सपोज करिए कि पिछले साल, ठीक है, पिछले साल कोई अपना सब्सक्रिप्शन नहीं दे पाया, ठीक है, किसी मेंबर ने अपना सब्सक्रिप्शन नहीं दिया। अब वो क्या कर रहा है, उस साल का सब्सक्रिप्शन यानी प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन वो इस ईयर में दे रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये पिछले साल का मिला ना, समझ में आ रहा है आपको। फिर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन यानी कि ये साल का सब्सक्रिप्शन है और वो ये साल दे रहे हैं, तो वो आ गया करंट ईयर में। और नेक्स्ट ईयर मतलब क्या, कोई कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एडवांस में अपना सब्सक्रिप्शन पे कर दे, ठीक है। अभी 2019 चल रहा है लेकिन उन्होंने क्या किया, एडवांस में यानी 2020 का सब्सक्रिप्शन आपको दे दिया, ठीक है। तो वो किस में आएगा, नेक्स्ट ईयर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अमाउंट लिख देती हूँ। अगला यहाँ पर देखिएगा क्या है, एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस क्या होता है, जैसे कि अगर आपको किसी एनपीओ का मेंबर बनना है तो आपको क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग में एंट्रेंस फीस देना पड़ता है। मतलब अगर आपको उसमें एंट्री करनी है, उसका सदस्य बनना है, तो फिर आपको ये फीस देनी पड़ती है, राइट। तो ये
किस में आता है, रिसिप्ट में ही आता है, क्योंकि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, वो जो आपका एनपीओ है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए क्या है, मतलब उसके पास पैसा आ रहा है, तो जब भी पैसा आया तो वो रिसिप्ट साइड में आता है, समझे कि नहीं। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे अगला है लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी कि अगर आप किसी संस्था का आजीवन सदस्य बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, लाइफ मेंबरशिप फीस उनको देना पड़ता है, राइट। तो ये भी आपके लिए रिसिप्ट होता है, ओके। और ये इसका नेचर कैसा है बताइए, इसका नेचर है इरेगुलर, यानी ये आपका क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर ट्रांसफर होगा, तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ओके। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो कैपिटल रिसिप्ट होते हैं ये सभी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाते हैं, और जो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं ये सभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला एडमिशन फीस। तो एडमिशन फीस क्या होता है, तो एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस मतलब ये दोनों लगभग सेम ही है, ठीक है। एंट्री करना है तो एडमिशन फीस, एंट्री करना है तो एंट्रेंस फीस दीजिए, और एडमिट मतलब एडमिशन लेना है तो भी आपको फीस देनी पड़ती है, जिसको हम लोग एडमिशन फीस कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग स्कूल में भी जाते होंगे तो स्टार्टिंग में क्या, वहाँ पे जब फी का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा रहता है एडमिशन फीस इतना है, फिर ये फीस इतना है, ठीक है, तो वो होता है आपका एडमिशन फीस। फिर यहाँ पे अगला है टू लेगेसीज। अब ये लेगेसीज क्या होता है, तो लेगेसीज मतलब क्या, जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, तो उसका कोई नॉमिनी नहीं है, या फिर उसका कोई नॉमिनी है तो भी वो उस पर्सन को अपना जो जमीन जायदाद है वो नहीं देना चाहते, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो किसी, मतलब कोई एनपीओ देखते होंगे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छा काम कर रही है लोगों की भलाई में, ठीक है, तो उनको ऐसा लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सारी के सारी इस एनपीओ को मतलब देनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट या फिर उनका जो भी वो विल रहता है उसमें वो लोग बता दिए रहते हैं पहले से कि हमारे मरने के बाद ये जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है ये सभी इस संस्था को जाएगी, ठीक है। तो उनके मरने के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो संस्था के पास चली जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीगेसीज कहते हैं, समझे कि नहीं। लीगेसीज मतलब क्या, अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई पर्सन है अपनी प्रॉपर्टी अपने मरने के बाद उसको देना चाहता है, ठीक है, तो ये जो सारा पैसा वैसा उनके पास जाएगा वो किस रूप में जाएगा, तो लेगेसीज के रूप में जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला है गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होते हैं, तो देखो बच्चों, गवर्नमेंट की तरफ से भी जो एनपीओज होते हैं ना उनको कुछ ग्रांट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रांट्स है ना, याद रखना, ये ऐसे ही किसी भी एनपीओ को नहीं दिए जाते। जिस एनपीओ ने प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया होगा, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ होगा, ठीक है, और वो सचमुच में अच्छा काम कर रही है, तब जाके उनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट दिए जाते हैं, राइट। तो ये अगेन रिसिप्ट में ही आता है। उसके बाद यहाँ पे डोनेशंस है। तो डोनेशन अगर जनरल पर्पस के लिए दिया गया है तो उसको हम लोग क्या समझते हैं कि ये हमारा क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। कैसा, रेवेन्यू, यानी ये रेगुलर इन नेचर है, राइट। लेकिन अगर डोनेशन किसी स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है, जैसे कि प्राइज फंड है, यहाँ पर टूर्नामेंट फंड है, ठीक है। अभी प्राइज फंड मतलब क्या, वो फंड जो ना ऐसे प्राइज के पर्पस से दिया गया, यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये फंड का यूज हम लोग किस लिए करेंगे, ओनली फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या समझते हैं, इसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट समझते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया तो फिर वो लायबिलिटी साइड में जाता है, उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट समझते हैं। लेकिन अगर जनरल पर्पस के लिए दिया गया तो फिर उसको हम लोग क्या समझते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अमाउंट मैं लिख देती हूँ, ओके, इस प्रकार से, समझे कि नहीं। अभी जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अभी फिलहाल के लिए आप ऐसे ही समझ करके रखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्या है, टू डिविडेंड रिसिप्ट। देखो यहीं से ये कंटिन्यू हो रहा है इधर आगे, ठीक है। पेमेंट का बाद में बताती हूँ, पहले ये पूरा खत्म हो जाने दो, अब खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो डिविडेंड रिसिप्ट, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, किसी कंपनी का शेयर परचेज किया, आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो अगेन ये इधर ही आता है, रिसिप्ट साइड में आता है। फिर उसके बाद आपने कोई हॉल है जिसको रेंट पे दिया है और आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा है रेगुलर बेसिस पे, राइट, तो ये भी इधर आता है, इसका अमाउंट लिख देती हूँ। फिर जाके सन्ड्री इनकम। सन्ड्री इनकम मतलब क्या, ऐसे जो आपके छोटे मोटे इनकम होते हैं, इधर उधर से कहीं से भी हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सभी सन्ड्री इनकम में आते हैं। और एक और बात देखो, यहाँ पे मिसलेनियस रिसिप्ट भी होगा, तो सन्ड्री इनकम और मिसलेनियस रिसिप्ट, ठीक है, दोनों लगभग सेम ही होते हैं। सन्ड्री मतलब जो छोटे मोटे इनकम है, और मिसलेनियस मतलब भी वही जो आपको इधर उधर से इनकम हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी साथ साथ में आपको बता देती हूँ।
फिर यहाँ पे अगला है सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स। आपने कुछ पुरानी चीजें थी आपके ऑर्गेनाइजेशन की जिसको आपने बेच दिया या फिर न्यूज़पेपर को सेल किया, ठीक है, तो अगेन आपको उससे छोटे मोटे इनकम हो जाते हैं, राइट। तो ये भी आपके लिए रिसिप्ट ही होगा, ये रेगुलर बेसिस का है, यानी कि ये सभी आपके रेवेन्यू रिसिप्ट हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला है टूर्नामेंट रिसिप्ट। ओके, अब टूर्नामेंट रिसिप्ट, टूर्नामेंट में हमको पैसा कैसे मिलेगा, है ना, टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइजेशन को पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तब तो खर्चा होगा। तो सुनो ना, मिलेगा कैसे, अगर हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हो सकता है जो लोग भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे हम लोग मिनिमम, ठीक है, मिनिमम चार्ज करें ताकि जो टूर्नामेंट का खर्चा है वो निकल जाए। ओके, तो वो हमारे लिए क्या होगा, मतलब वो हमारे लिए एक तरीके से हमारे पास पैसा आ रहा है ना, किसी भी तरीके से आ रहा है, लेकिन पैसा आ रहा है तो सारे पैसों, जो भी पैसे आपके पास आ रहे हैं उसे हमें रिसिप्ट में तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो टूर्नामेंट रिसिप्ट अगेन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, क्रिकेट फीस। अब ये क्रिकेट फीस क्या होता है, जैसे कि आपका कोई मतलब स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है, और वहाँ पे मतलब जो क्रिकेट खेलने वाले उनसे हम लोग बहुत ही मिनिमम फीस चार्ज कर रहे हैं, ओके, तो वो आपका क्रिकेट फीस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगेन आपके पास पैसा आ रहा है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास। फिर यहाँ पे ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस आप लोग को पता है स्कूल में हम लोग भरा करते थे, आपको याद होगा, है ना। फिर टर्म फी, वैसे आप नहीं भरते थे, आपके मम्मी पापा भरते थे, पर आप लोगों ने ऐसे लिया होगा कभी, जो आपका जो भी फीस मिलता है पर्ची, ठीक है, तो आपने देखा होगा उसमें लिखा रहता था टर्म फी, ट्यूशन फी, ये सब कुछ लिखा रहता था कि नहीं, अगर नहीं देखा है तो जाकर के देखना, अगर रखा होगा तो, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कलेक्शन ऑफ फाइन, मतलब जैसे कि आपने कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं और किसी ने वो रूल्स या फिर रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो आप उनके ऊपर फाइन चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी फाइन आप चार्ज करोगे वो पैसा अगेन आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास आता है तो फिर रिसिप्ट साइड में जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉकर रेंट। लॉकर रेंट मतलब क्या, आपके पास मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का लॉकर है, ठीक है, जिसको आपने मतलब मेंबर्स को दे दिया उनकी चीज़ें रखने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपको रेगुलर बेसिस पे रेंट पे करेंगे ना, हर महीने भाड़ा देंगे, राइट, तो वो अगेन आपका रिसिप्ट साइड में ही जाता है। फिर यहाँ पे अगला एग्जाम फीस, तो ये भी कहाँ पे जाता है, ये भी रिसिप्ट में ही आता है, ठीक है। तो ये सारे रिसिप्ट के आइटम है। आई होप कि आपको समझ आया रहेगा, ठीक है, और नहीं भी समझाए तो भी ज़्यादा चिंता मत करिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से समझेगा। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझा ना, बस थोड़ा थोड़ा बहुत है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझो, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे और ये लेसन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपको पूरा पूरा समझ आ जाएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन आने तो आप लोग यूँ चुटकियों में सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड तो कंप्लीट होता है। अब हम किसकी बात करेंगे, पेमेंट साइड की बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इधर मतलब क्या है ये सारी चीज़ें। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला तो सैलरीज, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो भी लोग हैं मतलब जो भी काम कर रहे हैं उनको सैलरी हम लोग दे रहे हैं, राइट, तो हमारे पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, पेमेंट कर रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ओके। और अगेन देखो, सैलरी आपका प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर मतलब क्या, जैसे कि पिछले साल हमने किसी को सैलरी नहीं दिया, ठीक है, पिछले साल का सैलरी ये साल दे रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा प्रीवियस ईयर, और इस साल का सैलरी इसी साल दे रहे तो करंट ईयर, और एडवांस में दे रहे अगले साल का सैलरी अभी ले लो, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, समझेगी नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो अगेन ये आपके लिए खर्चा ही होगा, ठीक है, तो ये पेमेंट में आएगा। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, आपके जनरल एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, यानी कि आपने बैंक से लोन लिया है, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो अगेन ये आपके लिए खर्चा ही होगा, राइट। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आपको आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है तो आपको चार्जेस तो देने पड़ेंगे ना, बिजली का बिल तो भरना पड़ेगा, तो वो अगेन आपके लिए खर्चा ही होगा। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस मतलब क्या, मैंने आपको बताया था ना फाइनल अकाउंट में, ऑडिट फीस मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका जो अकाउंट है उसको चेक करने के लिए ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है, ठीक है। जब ऑडिटर आएंगे आपका पूरा अकाउंट चेक करेंगे प्रॉपरली है कि नहीं, तभी जो दूसरे लोग हैं वो आपके अकाउंट के ऊपर भरोसा करेंगे, ठीक है। तो ऑडिटिंग भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब ऑडिटर बुलाओगे तो फ्री में आएगा वो नहीं, उसको आपको फीस देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो होता है आपका ऑडिट फीस। फिर उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, मतलब टूर्नामेंट आपने ऑर्गेनाइज किया तो उसमें जो भी खर्चे आए। फिर उसके बाद वेजेस, तो वही वेजेस एंड सैलरी हो गया ना, वेजेस दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, ठीक है। अब देखो हमने फाइनल अकाउंट में क्या देखा था, वेजेस आता था तो ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी आता था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप उस भ्रम में मत रहना, उधर ऐसा किया था तो इधर ऐसा क्यों,
नहीं नहीं, उससे इसको कंपेयर मत करो, थोड़ा थोड़ा कंपेयर कर सकते पर पूरा कंपेयर मत करना, ठीक है। तो वेजेस इसी में आता है, ओके। फिर उसके बाद परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, आपने स्पोर्ट्स मटेरियल को परचेज किया, ठीक है, खरीदा उनको, तो फिर अगेन ये आपके लिए एक्सपेंडिचर ही होगा। फिर यहाँ पे अगला क्या है, इंश्योरेंस। तो आपने किसी मतलब कोई असेट है आपका, कोई भी चीज़ है जिसका आपने इंश्योरेंस करवाया है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका प्रीमियम भी देना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो प्रीमियम आप दे रहे हो वो अगेन आपके लिए खर्चा ही होगा, राइट, समझ में आया आपको। फिर जाके बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक का चार्जेस दे रहे हो तो वो भी ये पेमेंट में ही आता है। फिर जाके टेलीफोन का एक्सपेंसेस, राइट, तो ये भी रेगुलर बेसिस का ही एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंडिचर में जाएगा। फिर पोस्टेज, तो ये भी इधर ही आता है। फिर यहाँ पे कन्वेंस मतलब क्या होता है, आपने कुछ ऐसे छोटे मोटे खर्चे किए चाय पानी का, वो तो हमने देखा था ना पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, उधर ये आया था, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस फॉर एनुअल फंक्शन, जैसे सपोज करो आपका कोई कॉलेज या फिर आपका स्कूल है और आप उसमें एनुअल फंक्शन हर साल करवाते हो, राइट, तो उसके ऊपर खर्चा तो लगेगा ना, तो वो खर्चा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, अब ये फिक्स डिपॉजिट क्या है, फिक्स डिपॉजिट पे हमको क्या करना पड़ता है, तो फिक्स डिपॉजिट आपको नहीं पता, हम क्या करते हैं, बैंक में एक फिक्स्ड अमाउंट ले जा करके जमा कर देते हैं, ठीक है, और फिर जब उसका मैच्योरिटी डेट आता है तो वो पैसा हमको मिलता है, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या होगा, फिक्स डिपॉजिट, ये हमारे लिए होता है असेट, याद रखना, ठीक है। क्योंकि हम एफडी रोज रोज थोड़े ना करवाते, ये तो इरेगुलर इन नेचर होता है, सो देयरफॉर ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला है परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, आप क्या कर रहे हैं, फिक्स असेट्स को परचेस कर रहे हैं, तो साफ साफ लिखा हुआ है फिक्स असेट्स, यानी ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, असेट्स हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे कि बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद बाई न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर्स अगर आप मंगा रहे हैं तो उसका पैसा भी आपको देना पड़ेगा। फिर ऑफिस के जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो भी इसी में आते हैं। फिर रिपेयर्स, आप कुछ रिपेयरिंग करवा रहे हो, ठीक है, तो उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि जितना भी पैसा आपके पास आया और फिर ये खर्चा करने के बाद जो भी पैसा आपके पास बच रहा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, और उसको आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। और इसे हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, तो ये जाता है बैलेंस शीट के असेट साइड, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है, ठीक है। और ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये जो रिसिप्ट साइड में ऊपर दिया गया है, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस, ओके। और ये कहीं पे भी नहीं जाता, याद रखना, जो ओपनिंग बैलेंस है ना वो कहीं पे भी नहीं जाता है, लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस है ये कहाँ पे जाता है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा परफॉर्मा, ओके। मैंने ट्राई किया कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, पर डोंट वरी, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। अभी भी आपको समझ में आया ही रहेगा, है ना। तो देखिए इसको, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें देखते हैं। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है, राइट। अभी हम लोग कौन से अकाउंट की बात करेंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम इसके फीचर्स देख लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स हम लोग समझ लेते हैं, ओके। तो सबसे पहला फीचर क्या लिखा है यहाँ पे, नॉमिनल अकाउंट, यानी कि ये जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ना, ये एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है। अभी नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, राइट, और क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड गेन्स को। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी हम क्या करेंगे, डेबिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, बताइए, जितने भी आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेंगे, ठीक है, उन्हें हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि ये एक्सपेंडिचर में, राइट। और जो भी हमारा इनकम रहेगा, ठीक है, उसे हम लोग कहां पर लेकर के जाएंगे, तो क्रेडिट में, यानी कि इनकम साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ना, इट्स लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे ही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने देखा था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखा क्या है कि दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर ओनली, यानी कि ये जो आपका अकाउंट होता है ना, जैसे कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो, तो आप एक फाइनेंशियल ईयर का बनाओगे, मतलब करंट ईयर का बनाओगे ना, जैसे कि अभी 2019 चल रहा है, तो आप क्या लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019, ओके। तो ये जो आपने अकाउंट बनाया 2019 इधर लिखा हुआ है ना, तो ये ईयर में देखो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, इस पीरियड में जो भी आपके इनकम या फिर जो भी आपके एक्सपेंसेस रहेंगे, बस उनको ही यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई पिछले साल का एक्सपेंस या फिर इनकम है तो उसे आप लोग इसके अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, समझे। कई बार हम लोग यहीं पे गलती करते हैं, तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है, इस बात को ध्यान में रखना है,
ठीक है। दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर ओनली, ठीक है। करंट ईयर का जो रहेगा उसे ही आप लोग रिकॉर्ड करोगे, बाकी अगर वो प्रीवियस ईयर का है या फिर नेक्स्ट ईयर का है तो उसे हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। फोर्थ पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखा है, सरप्लस और डेफिसिट। तो ये क्या होता है, तो देखो बच्चों, जब आप लोग ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो तो आपको इससे पता चलता है कि आपको सरप्लस हुआ है या फिर डेफिसिट हुआ है। सरप्लस यानी क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हो उसको प्रॉफिट। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो हमें वहां से पता चलता था कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है ना, तो वहां पर हम क्या बोलते थे, प्रॉफिट और लॉस बोलते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा नाम अलग हो जाएगा, ठीक है। सरप्लस यानी प्रॉफिट आप बोल सकते हो और डेफिसिट यानी क्या होगा, लॉस, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। सरप्लस यानी आप बोल सकते हो प्रॉफिट, ओके, और डेफिसिट यानी आप बोल सकते हो लॉस, राइट। अब देखो आपको प्रॉफिट कब होगा, जब आपका इनकम ज्यादा होगा और एक्सपेंडिचर कम होगा, है ना। इनकम यानी क्या, आपके पास अगर ज्यादा पैसे आ रहे हैं और आप खर्चा कम कर रहे हो तो बताओ यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा यानी सरप्लस होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर देन वहां पे हमें क्या होगा, सरप्लस होगा। और इसके अपोजिट जब इनकम क्या होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, यानी कि ये ज्यादा है ये कम है, तो फिर वहां पे हमें क्या होगा, डेफिसिट यानी कि लॉस होगा, ठीक है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में हम लोग सरप्लस और डेफिसिट ये नाम से इसको बुलाते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलते हैं, आप भी मत भूलिएगा, बस ये आपके समझने के लिए था, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर कुछ और चीजें मैं आपको बताती हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड, ओके। तो बस ये आपका लास्ट है, समझ लो। उसके बाद हमारा बैलेंस शीट रहेगा और एडजस्टमेंट रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट है ना, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको समझना चाहिए, ओके। पहले से इतना सारा अगर आपको समझाऊंगी तो पूरा आप ऐसे सोचने लगोगे ये सब क्या है, ठीक है। तो अब आपको ज़्यादा मैं मतलब और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली, बस ये आप समझ लो ये लास्ट है। उसके बाद इस वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली सम्स पे चलेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए आराम से। तो देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर में क्या आता है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे सैलरी की मैं बात करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा 2 सैलरीज पेड, ओके, सैलरीज पेड। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक अमाउंट है सैलरीज पेड का, कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे XXX ले लिया है, ओके। अब ये जो आपका सैलरी है ना, ये जो आपने सैलरी पे किया, इसके अंदर एडजस्टमेंट में या फिर वो आपका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसी में इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसमें से कुछ अमाउंट, ठीक है, कुछ सैलरी जो है ना वो प्रीवियस ईयर का था, ठीक है, वो लास्ट ईयर का था। अब वो प्रीवियस ईयर का था तो क्या आप उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पे मैंने साफ साफ बोला था कि इस अकाउंट में जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस या फिर करंट ईयर के इनकम होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अगर वो प्रीवियस ईयर के हैं, नेक्स्ट ईयर के हैं, तो उन्हें आप लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात। तो देखो जो आपका लास्ट ईयर का सैलरी, ठीक है, लास्ट ईयर का सैलरी आपने पे किया तो क्या आप उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि वो लास्ट ईयर का था, पिछले साल का था और अब आप दे रहे हो, लेकिन वो पिछले साल का ना, इस साल का खर्चा नहीं है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बताइए, लेस करेंगे। उसको हम लोग इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, समझे ना, उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेस, और क्या लेस करेंगे, पिछले साल का है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सैलरी कौन से ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, तो इसे हमें क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। समझ में आया आपको। उसी तरीके से हमने क्या किया, सुनिएगा बड़े ध्यान से, हमने क्या किया, जो नेक्स्ट ईयर का सैलरी है ना, मतलब जो आने वाला ईयर है उसका सैलरी हमने ऐसे एडवांस में दे दिया, पहले ही दे दिया, ठीक है। अब देखो आप ये जो सैलरी अभी दे रहे हो ये कौन से साल का है, तो अगले साल का है, नेक्स्ट ईयर का है, लेकिन आप दे कब रहे हो, अब रहे हो, राइट। तो क्या आप उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है ना, वो तो अगले साल का, इस साल का खर्चा नहीं है, तो फिर उसे भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किसमें से, सैलरी में से। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस और फिर यहाँ पे सैलरी लिखेंगे, कौन से ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, जो हम एडवांस में दे रहे हैं। समझ में आए। तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ओके। इतना क्लियर है आपको। तो लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है, यहीं पे कई बार हम गलतियां कर देते हैं, इसीलिए मैं आपको ये अलग से समझा रही हूँ, ठीक है। तो सैलरीज जब भी प्रीवियस ईयर का रहेगा तो भी लेस करना है, क्योंकि वो करंट ईयर का नहीं है। नेक्स्ट ईयर का रहेगा तो भी हमें क्या करना है, लेस करना है। अब सुनो बड़े ध्यान से, इस साल का जो सैलरी है ना वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी तक हमने उसको पे नहीं किया है,
ठीक है, अभी तक हमने वो सैलरी पे नहीं किया है। अब पे नहीं किया तो वो अलग बात है, लेकिन वो खर्चा किस साल का है बताइए, ये करंट ईयर का ही है, मतलब उसे हम लोग कहाँ पर, इसी साल में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो जो भी आपका सैलरी अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, उसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, लेस करेंगे कि ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो खर्चा है वो कौन से ईयर का है, वो तो करंट ईयर का है, और करंट ईयर से रिलेटेड जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस रहेंगे उन्हें हम लोग ये अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ओके, समझ में आया आपको। तो इसे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, किसको, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है फॉर करंट ईयर, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर करंट ईयर ओनली, ओके, उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये जो सैलरी है, ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसे मैं लिखती हूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, करंट ईयर का, राइट। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और क्या ऐड हो सकता है, तो देखो एक काम किया हमने, क्या काम किया, पिछले साल, ठीक है, पिछले साल ना हमने इस साल की जो सैलरी थी वो पिछले साल ही दे दी थी। सुनिएगा बड़े ध्यान से, पिछले साल हमने क्या किया, जो इस साल का सैलरी था वो एडवांस में ही उनको दे दिया था, जो भी हमारे यहाँ पे काम करते थे उनको हमने एडवांस में ही पहले से ही दे दिया था, ठीक है। अब आपने वो जो सैलरी पहले दिया था, जो प्रीवियस ईयर में सैलरी दिया था, वो कौन से ईयर का था, तो ये ईयर का था, करंट ईयर का था, जो हमने पहले दिया था। अब ये क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंसेस है तो कहाँ पर जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, राइट। और सैलरी में हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, क्योंकि वो करंट ईयर का है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि एडवांस सैलरी, ठीक है, सैलरी हमने एडवांस में ही दे दिया, ओके, ये करंट ईयर का है, अगेन ये करंट ईयर का है, जो हमने प्रीवियस ईयर पहले से ही दे दिया था, ओके। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, और ये सब कुछ करने के बाद जो भी हमको फाइनल अमाउंट मिलेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में आई आपको, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी कुछ आइटम्स है जो यहाँ पर आएंगे, तो जब आप सम से सॉल्व करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो बस आप इतना ही याद रखना। अभी इनकम का भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इनकम में देखो, सबसे मेन इनकम तो होता है आपका सब्सक्रिप्शन, राइट, क्योंकि वो जो मेंबर्स होते हैं वो हर साल आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, राइट। तो देखो सब्सक्रिप्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, ओके, यहाँ पर एक अमाउंट रहेगा। अब देखो, जो आपका वो अकाउंट होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, आपने उसमें देखा था सब्सक्रिप्शन आपका लास्ट ईयर का भी रहता है, नेक्स्ट ईयर का भी रहता है, करंट ईयर का भी रहता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बस करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर ही आएंगे, राइट। तो जो आपका करंट ईयर का रहेगा उसे ही आप यहाँ पर लिखोगे, ओके। जो आपका नेक्स्ट ईयर का है या फिर प्रीवियस ईयर का है उसे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर लेस करते जाओगे। जैसे इसमें किया ना उसी प्रकार से यहाँ पे भी करना है। देखो आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर हम लोग लेस क्या करेंगे, सुनो। अगर कोई प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है, देखो सुनो बड़े ध्यान से, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन वो आपको इस साल मिल रहा है, ओके, इस साल मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन वो है कब का, पिछले साल का है ना, पिछले साल का है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, समझे। सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर का है, प्रीवियस ईयर का, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। और क्या लेस करेंगे, अगर सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर का है, जैसे कि इसी साल किसी ने हमको एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे दिया, ठीक है, लेकिन वो अगले साल का दे रहा है, कौन से साल का, अगले साल का, करंट ईयर का नहीं दे रहा है, अगले साल का दे रहा है, तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, ओके, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी आपको मिल रहा है, लेकिन वो तो अगले साल का है ना, इस साल का तो है ही नहीं, तो उसे आप लोग क्या करोगे, लेस करोगे, ठीक है। फिर ये जो अमाउंट मिलेगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसमें ऐड भी कुछ करना है, जी हाँ, ऐड भी करना है। क्या ऐड करना है, तो देखो जैसे कि इस साल का मतलब जो सब्सक्रिप्शन है ना वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है, अभी तक आपने उसको रिसीव्ड नहीं किया है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक वो सब्सक्रिप्शन वाला पैसा आया नहीं है, ओके, आया नहीं है तो जाने दो, लेकिन वो इनकम कौन से ईयर का है बताना जरा, कौन से ईयर का है, करंट ईयर का है, जो अभी आउटस्टैंडिंग है, बाद में मिलेगा, ठीक है, बाद में मिलेगा ना, ओके, लेकिन वो करंट ईयर का अगर इनकम है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, ओके, करंट ईयर का है ना तो उसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग जो भी सब्सक्रिप्शन रहेगा उससे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एडजस्टमेंट में दी रहेंगी, ठीक है, चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, सब कुछ आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझेगा, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग जो भी सब्सक्रिप्शन रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, क्योंकि वो करंट ईयर का है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है
लेकिन वो कौन से ईयर का है, तो वो करंट ईयर का है, इसी साल का है, इसीलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी लास्ट में एक और चीज़ आपको बताती हूँ। देखो जैसे कि पिछले साल हमने क्या किया, ओके पिछले साल ना हमको इस साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ एडवांस में। ठीक है, एडवांस में हमने क्या किया, इस साल अभी जो करंट ईयर चल रहा है इसका सब्सक्रिप्शन हमने पहले ही रिसीव कर लिया था। ठीक है, तो पहले आपने रिसीव किया तो ठीक है, लेकिन ये जो आपका इनकम है वो कौन से ईयर का है, करंट ईयर का है, राइट। तो वो करंट ईयर वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा ना। ओके, ये तो करंट ईयर का इनकम है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, जो हमने रिसीव कर लिया था एडवांस में, ओके, उसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और फिर ये सब कुछ करने के बाद जो भी आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा उसे हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो क्या याद रखना है आपको, बस इसको याद रखो ना, इसको याद रखो, जो भी करंट ईयर से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस रहेंगे उन्हें ही हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर वो प्रीवियस ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, ठीक है, तो उसे हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करने वाले। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो बस इतना ही आपको समझना है, इसके आगे बैलेंस शीट एडजस्टमेंट वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। क्योंकि अभी आपको बताऊंगी ना, सच्ची बोल रही हूँ, फिर आप भी सोचोगे ये सब कुछ है क्या, क्योंकि अभी तक आपने कुछ किया नहीं ना, बस ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो। जब आप खुद से पेंसिल नोटबुक ले करके सॉल्व करोगे तब आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे जो भी आपके जितने भी डाउट्स हैं सब के सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना मैंने आप लोग को पढ़ाया है बस उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, और एक बार अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए, उसमें देखिए लिखा क्या है ना। टेक्स्ट बुक देखना बहुत ज़रूरी है, टेक्स्ट बुक में से ही तो आपको पढ़ना है, और कहीं पे भी नहीं जाना, ओनली टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।